हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आईएएस 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 60 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ डिफरेंट टॉपिक्स और सब्जेक्ट वाइज मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। और जो इन लेक्चर्स के पीडीएफ हैं वो आईएएस गेटवेज के जो ऐप है उसके फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आप इसका पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो रिब्ड स्लैब, ब्लॉक स्लैब्स और वेफल स्लैब्स के बेसिक कंसेप्ट्स थे वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे आपके साथ। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो हमारे डिजाइन स्पेसिफिकेशंस है, जो मेथड ऑफ एनालिसिस है कि हम जब डिजाइन करते हैं अपने इन स्लैब्स की तो वो कैसे करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं जो हमारा आईएएस 456 जिससे हमारी डिजाइन गवर्न होती है। एंड दिस शुड बी अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट। पहला डिजाइन कंसिडरेशन है दैट इज शियर। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो भी हमारे रिब्ड स्लैब्स हैं, हॉलो स्लैब्स हैं या वॉइडेड स्लैब्स हैं, दीज आर डिजाइंड एज कॉन्टिन्यूअस सॉलिड स्लैब्स। हम इनको कॉन्टिन्यूअस सॉलिड स्लैब्स की तरह डिजाइन करते हैं। ठीक है, या कॉन्टिन्यूअस सॉलिड स्लैब्स हैं अगर, तो वी कैन फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द डिजाइन कैलकुलेशंस हम क्या करते हैं, इनको एज अ सिंपली सपोर्टेड, विल एज्यूम कि दीज आर सिंपली सपोर्टेड स्लैब सपोर्टेड इन सीरीज। ठीक है, बस रिक्वायरमेंट ये हो जाती है कि जब आप वन वे स्लैब में कंसिडरेशन कर रहे हो तो आप इसमें क्रैक कंट्रोल का प्रोविजन भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, दे मस्ट बी चेक्ड फॉर क्रैक कंट्रोल प्रोविजंस एट द सपोर्ट। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपका जो स्लैब है दैट इज स्पैनिंग इन टू डायरेक्शंस, तो इट मस्ट बी डिजाइन्ड एज अ टू वे स्लैब। टू वे सॉलिड स्लैब्स की तरह डिजाइन करते हैं आप। ठीक है, और ये ऐसे स्लैब्स मैंने आपको बताया था, इनको हम लोग वेफल स्लैब्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो कंसिडरेशंस हैं दे शुड बी फॉलोड फॉर वन वे स्लैब। ठीक है, एंड दे शुड बी फॉलोड फॉर टू वे स्लैब। अब आते हैं कि जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो बेसिक हमारा फंडामेंटल है, स्लैब में हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है कि हम शियर के लिए एडिक्वेसी चेक करते हैं अपने स्लैब की, तो वी परफॉर्म शियर कैलकुलेशंस। तो शियर कैलकुलेशंस के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो, तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला जो है कैलकुलेट करेंगे दैट इज गिवन बाय V अपॉन BV इंटू D। यहां पे जो D है, दिस इज द डेप्थ ऑफ द स्लैब, द डेप्थ ऑफ द ribbed slab, and V is the shear force due to ultimate load, because we consider it by limit state design method। तो ultimate load जो होगा कहां पर, on width of slab between center to center of ribs। ठीक है, ये हमारी रिब्स हैं दो, तो हम जो विड्थ कंसीडर करेंगे वो इसके सेंटर से इसके सेंटर पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो दिस विल बी द विड्थ ऑफ द रिब। अब अभी कुछ हम और भी बातें करेंगे। दिस इज द रिब की विड्थ हो गई, सेंटर टू सेंटर हमने डिस्टेंस ले ली। इसमें हमारी जो शियर फोर्स आ रही है वो हमारी फैक्टर्ड शियर फोर्स यहां पर आ जाएगी। ठीक है, फिर हम इसको चेक करते हैं कि दिस कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस इज लेस देन अलाउबल शियर स्ट्रेस। अलाउबल के लिए हमारी ऑलरेडी कोड में वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं। अगर इट इज लेस देन अलाउबल शियर स्ट्रेस तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन अलाउबल शियर स्ट्रेस देन वी हैव टू प्रोवाइड द शियर रेनफोर्समेंट इन द रिब्ड स्लैब्स। ठीक है, अब अगर आप
ये मैंने जनरल गाइडलाइन बताई आपकी रिब्ड या वॉइडेड स्लैब्स की, लेकिन अगर आप हॉलो ब्लॉक्स यूज कर रहे हो, अब ये इसका एक केस हो गया, केस 1, जिसकी आपको ये डायग्राम जो दिया है मैंने समझाने के लिए आपको केस 1 दिया है। नॉर्मल स्लैब्स में अगर ये हॉलो ब्लॉक्स नहीं प्रोवाइड होंगे तो आपकी जो बीवी है वो हमारी रिब विड्थ ये ले लेंगे, ठीक है, जो आपकी ये रिब है। लेकिन अगर हमारे रिब स्लैब के जो हॉलो स्पेसेस हैं फ्लैंज के नीचे रिब्स के बीच में, वहां पर अगर आप हॉलो ब्लॉक्स यूज कर रहे हो, इफ दे आर अज्यूम टू कंट्रीब्यूट द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, जो कि जनरली हम IS 39551 के अकॉर्डिंग हम हॉलो ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं, तो दे शैल बी इंक्लूडेड इन शियर स्ट्रेस कैलकुलेशन, बिकॉज ये स्ट्रक्चरल पार्ट हो गया, तो इनको भी हम शियर स्ट्रेस कैलकुलेशंस में कंसीडर करेंगे। अब कंसीडर करने का तरीका है, वी कंसीडर बाय इंक्रीजिंग द रिब विड्थ, बिकॉज एक्चुअल में अब रिब विड्थ में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है जो हमारी ब्लॉक की थिकनेस है जो उसके साथ एडजेसेंट में है, तो वी विल इंक्रीज द रिब विड्थ, विल इंक्रीज द रिब विड्थ, ठीक है। तो जो हमारी इंक्रीज्ड रिब विड्थ होगी, इफेक्टिव विड्थ मान लेते हैं, दैट शैल बी विड्थ ऑफ दिस रिब विड्थ जो आपने बीवी ली थी, प्लस 1/2 द थिकनेस ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक की थिकनेस आपको ले लेनी है, थिकनेस ऑफ ब्लॉक, ठीक है। ये जो डिजाइन में कैलकुलेशंस हैं, ये कुछ डिजाइनर जनरली प्रैक्टिस में यूज नहीं करते, ठीक है, बट कोड हमारा कहता है कि दिस शुड बी कंसीडर्ड। और जो हमारी नैरो प्रीकास्ट यूनिट्स अगर आप यूज कर रहे हो, तो नैरो प्रीकास्ट यूनिट्स के केस में जो आपका ज्वाइंटिंग मोटार होगा, यानी आप यहां पे ज्वाइन करोगे इसको या कंक्रीट का यूज करोगे, तो उसकी भी विड्थ आपको इंक्रीज्ड विड्थ में ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो जो विड्थ आई उसमें प्लस आप कर लोगे, तो विड्थ ऑफ ज्वाइंटिंग मोटार शैल बी यूज्ड, ठीक है। जो कोड है हमारा अपना IS 456, इट इज साइलेंट फॉर बीवी कैलकुलेशंस फॉर वॉइडेड स्लैब्स, ठीक है। वॉइडेड स्लैब को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वॉइडेड स्लैब के लिए आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है वो यहां पर नहीं दी है, बट वी कैन फॉलो द सेम मेथड विच इज यूज्ड फॉर डिफ्लेक्शन। यहां पर इफेक्ट, यहां पे जो विड्थ कैलकुलेशन है वो उस रिब विड्थ की जो हम शियर स्ट्रेस कैलकुलेशन में देंगे वो यहां पे इस पैरा में डिफाइन नहीं है, बट इन प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, जो डिफ्लेक्शन में जब हम इफेक्टिव विड्थ निकालते हैं तो दैट कैन बी आल्सो यूज्ड हियर फॉर वॉइडेड स्लैब्स इन शियर स्ट्रेस कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो आपको ध्यान रखने हैं। यहां पर जो चीजें हैं वो यहां पर यही लिखी हुई हैं, यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट चेक है, दैट इज जब आपने शियर की एडिक्वेसी चेक कर ली, फिर आप आते हैं डेफ्लेक्शन पे, ठीक है। तो डेफ्लेक्शन के लिए स्लैब्स में आपने पढ़ा है कि वी गो फॉर डेफ्लेक्शन चेक्स इन टर्म्स ऑफ L/D रेशियोज, इफेक्टिव स्पैन डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियोज हम लेते हैं। एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, जो सॉलिड स्लैब्स हैं आपके, जब वहां पर आप शियर स्ट्रेस कैलकुलेशन करते हो तो विड्थ ऑफ कंक्रीट रिब प्लस हाफ द रिब विड्थ, रिब डेप्थ, ठीक है। तो ये जो रिब डेप्थ है इसका हाफ ले लेते हो और जो कंक्रीट की रिब की विड्थ है वो ले लेते हो। तो वहां पर हमारी सॉलिड स्लैब की जो विड्थ कैलकुलेशन में हम शियर स्ट्रेस कैलकुलेशन यूज करते हैं, वहां पर आप ये कंसिडरेशन ले लेते हो प्रैक्टिस में। तो इसमें बेसिक चीज ये है कि वन वे स्लैब की डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपकी फ्लैंज बीम के लिए सॉलिड स्लैब्स के लिए L/D रेशियो स्पेसिफाइड है कोड में, तो वी फॉलो फॉर फ्लैंज्ड बीम्स। फ्लैंज बीम्स के लिए ऑलरेडी जो L/D रेशियो जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था वो वाला वीडियो आप देखोगे जाके, तो विल अंडरस्टैंड कि फ्लैंज बीम्स में जो हमारे L/D रेशियोज स्पेसिफाइड है डिपेंडिंग अपॉन द सपोर्ट कंडीशंस, वो आप फॉलो करेंगे। टू वे स्लैब्स में आपका जो
स्पैन है वो शॉर्टर स्पैन के रेस्पेक्ट में जो है एल बाई डी रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। ये आपने ऑलरेडी सॉलिड स्लैब्स के लिए पढ़ रखा है, ठीक है। तो जो भी एल बाई डी रेशियो है उसके लिए बाद हमारा कोड कुछ मॉडिफिकेशन करने की भी बात करता है, ठीक है। तो फाइनल रिडक्शन फैक्टर का कंसेप्ट आता है। फाइनल रिडक्शन फैक्टर फाइनल रिडक्शन फैक्टर का जब आप कैलकुलेशन करते हो तो जो रिब विड्थ है उसमें आपका अगर हॉलो ब्लॉक यूज हुआ है यहां पर, तो रिब विड्थ में आप इन दोनों की थिकनेस को एज्यूम कर लेते हो, ठीक है। तो फाइनल रिडक्शन फैक्टर जो हमारा कोड कहता है RF इज इक्वल टू 0.8 अगर हमारा जो BW बाई BF रेशियो यानी फ्लैंज की विड्थ और जो रिब की विड्थ है, ये BW बेसिकली आप इसको कह रहे हैं, दिस इज BW, अगर ये रेशियो 0 से लेके 0.3 के बीच में है तो रिडक्शन फैक्टर इज टेकन एज 0.8। दूसरा रिडक्शन फैक्टर है 2/7 BW बाई BF प्लस 5/7। ये रेशियो हम तब लेते हैं जब BW यानी रिब की विड्थ डिवाइडेड बाई फ्लैंज की विड्थ हमारी 0.3 के बराबर या 1 के बराबर या इसके बीच में है कहीं, तो दिस रिडक्शन फैक्टर इज यूज्ड। बट जो हमारा SP24 है जो डिजाइन कोड को एक्सप्लेन करता है, तो SP24 कहता है ये है कि दीज मॉडिफिकेशन फैक्टर कभी कभी रिजल्ट्स एबनॉर्मल रिजल्ट्स दे देते हैं डिजाइन में, तो इस वजह से वो रिकमेंड नहीं करता इनको यूज करने के लिए। टू अप्लाई द फाइन रिडक्शन फैक्टर्स इन द इफेक्टिव डेप्थ रेशियोज, ठीक है, इफेक्ट डज नॉट रिकमेंड, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप स्लैब की डिजाइनिंग किसी भी कॉन्टिन्यूअस स्लैब की डिजाइनिंग सिंपली सपोर्टेड स्लैब की तरह कर रहे हो एज अ सीरीज ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स, तो वहां पर जो एल बाई डी रेशियो है दैट इज टू बी कंसीडर्ड फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब ओनली, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस स्लैब की सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से हम एल बाई डी रेशियो नहीं चेक करेंगे बिकॉज हमने डिजाइनिंग जो है वो सीरीज ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्पैन की तरह कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अब अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो यहां पर अगर देखते हैं तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो आपकी रिकमेंडेशन है डिफ्लेक्शन की सॉलिड स्लैब्स के लिए वो रिब्ड, हॉलो ब्लॉक और वॉइडेड स्लैब्स के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। द स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियोज गिवन इन 23.2 क्लॉज फॉर फ्लैंज्ड बीम आर अप्लीकेबल बट व्हेन कैलकुलेटिंग द फाइनल रिडक्शन फैक्टर फॉर वेब विड्थ, रिडक्शन फैक्टर हम वेब विड्थ, रिब विड्थ फॉर हॉलो ब्लॉक स्लैब्स, ठीक है, may be assumed to include the walls of the block on both sides of the rib, यानी जब हम विड्थ कंसीडर करेंगे रिब विड्थ तो उसमें अगर हॉलो ब्लॉक के लिए है तो हम उसमें वॉल की थिकनेस भी दोनों साइड ऐड कर लेंगे। अगर हम वॉइडेड स्लैब यूज कर रहे हैं या ऐसे स्लैब जहां पर बॉक्स या आई सेक्शन यूनिट से बना हुआ है तो इफेक्टिव रिब विड्थ, बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं BW की, इफेक्टिव रिब विड्थ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एज्यूम करेंगे कि जो मटेरियल अपर फ्लैंज से नीचे है उसके इक्विवेलेंट में जो एरिया बनता है रेक्टेंगुलर रिब का, वो एरिया हम लेंगे, वो विड्थ लेंगे, वो रेक्टेंगुलर विड्थ लेंगे जो इक्वल एरिया बना रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमारी ये विड्थ है तो इस अपर फ्लैंज के नीचे जितना भी मटेरियल है, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट जो रेक्टेंगुलर एरिया बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो विड्थ आएगी दैट शैल बी कंसीडर्ड इन एल बाई डी रेशियो में जो मॉडिफिकेशन फैक्टर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पर मैंने करके बताया कि जो BW है वो B माइनस इस का एरिया आपने निकाल दिया पाई डी स्क्वायर, इसका एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो गया, पाई आर स्क्वायर भी बोल सकते हो, पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई H माइनस टी, ठीक है। यहां पे जो T1 T2 है वो यहाँ पे T1 लिया हुआ है इन्होंने, इस वाली थिकनेस की बात करें तो यहां पे इसको माइनस कर दिया इन्होंने, ठीक है। इस एरिया को हमने इस थिकनेस से माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रोविजंस थे डिफ्लेक्शन के लिए।
नेक्स्ट जो गाइडलाइंस है, दिस इज रिगार्डिंग कि जो आपके रिब्ड स्लैब्स हैं उसमें जो आप रिब्स बना रहे हो उनके लिए आपको क्या स्पेक्स फॉलो करने हैं। बेसिकली दीज गाइडलाइंस का जो इंटेंट है देने का वो ये है कि जो मेथड ऑफ एनालिसिस अडॉप्ट कर रहे हैं वो अप्लीकेबल हो। ठीक है, जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ एनालिसिस शुड बी अप्लीकेबल, उसके व्यू पॉइंट में रखते हुए ये हमारे रिब्स के स्पेसिफिकेशंस दिए गए, जिसमें कहा गया कि अगर आप इन सिटू कास्टिंग कर रहे हो तो जो विड्थ है, दिस इज द विड्थ। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि रिब की जो विड्थ है दिस शुड बी ग्रेटर देन 65 mm। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो इनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.5 मीटर। एंड मिनिमम हमारे 5 रिब्स यूज होने चाहिए, मिनिमम 5 रिब्स इन वन वे और टू वे स्लैब्स। ठीक है, अगर एक डायरेक्शन में भी स्पैन कर रहा है तो मिनिमम उस डायरेक्शन में 5 रिब्स होने चाहिए। ठीक है, दूसरा दिस इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो आप यहां पे देख पा रहे हो। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो रिब की विड्थ है, रिब विड्थ एक्सक्लूडिंग टॉपिंग, टॉपिंग मतलब ये वाला पोर्शन जो है, एक्सक्लूडिंग टॉपिंग, उसको हटा के इट शुड बी लेस देन 4 टाइम्स दी BW, जो आपकी ये वाली थिकनेस थी विड्थ। ठीक है, इट शुड बी लेस देन 4 टाइम्स दी विड्थ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देख पा रहे हो, यहां पे हमने रिब को क्या किया, टेपर कर दिया। टेपर का पर्पस ये है कि हमारे जो फॉर्मर जो शटरिंग आप लगा रहे हो वो इजिली रिमूव हो जाए, इजिली रिमूवेबल फॉर्मवर्क। इजी रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क के लिए हम क्या कर देते हैं, रिब्स की टेपरिंग कर देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। होता क्या है, जो ये टॉपिंग है जब इस पे हमारा लोड आ रहा है तो दीज ऊपर की जो लेयर है इट ट्रांसफर द लोड टू द रिब्स इन आर्चिंग एक्शन। ये मैंने पहले भी बताया था, आर्चिंग एक्शन के थ्रू लोड ट्रांसफर करती है। तो हाउएवर कोड हमारा नहीं सजेस्ट कर रहा है कि साइलेंट है बेसिकली कि जो टॉपिंग है इसको आपको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में लेनी है। बट इन प्रैक्टिस जो हमारे अमेरिकन कोड के स्टैंडर्ड्स हैं, बाकी अदर इस प्रैक्टिस में है, उसमें हम डेप्थ ऑफ जो टॉपिंग लेते हैं, ये वाली जो थिकनेस हो गई रिब्ड स्लैब्स के ऊपर, दिस टॉपिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 mm। इट शुड बी ग्रेटर देन 50 mm एंड इट इज जनरली ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/10 ऑफ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रिब्स। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिब्स बेसिकली क्लियर डिस्टेंस होती है ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो क्लियर डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, ये डिस्टेंस जो है इसको अगर हम C मान लें तो हमारी जो डेप्थ ऑफ टॉपिंग है इट शुड बी ग्रेटर देन C/10 और 50 mm विच एवर इज ग्रेटर। मिनिमम 50 mm लेनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा जो स्लैब का एज है वो किसी वॉल पे या बीम पे रेस्ट कर रहा है तो ये ध्यान रखना है स्लैब की पोजीशनिंग में कि जो उसकी विड्थ है वो हमारे विड्थ ऑफ बियरिंग एरिया जो है उसकी विड्थ के बराबर होना चाहिए कम से कम। ठीक है, व्हेन द एज इज बिल्ट इनटू अ वॉल और रेस्ट ऑन अ बीम, अ रिब इज एटलीस्ट एज वाइड एज द बियरिंग शैल बी फॉर्म्ड अलोंग द एज। इसका मतलब ये है कि जो वाइडेड स्पेस है वो हमारी सपोर्ट पे नहीं आना चाहिए। हमारा जो रिब की विड्थ है वो इतनी होनी चाहिए कि जो बियरिंग आपको बियरिंग का एरिया मिल रहा है, बियरिंग की विड्थ मिल रही है, उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो ब्लॉक है या इसके अंदर अगर आपने ब्लॉक यूज किया हुआ है या वॉइड्स भी हैं तो दे मस्ट नॉट बी ऑन द सपोर्ट। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जो आपको ध्यान रखनी है इन सिटू कास्टिंग ऑफ रिब्स। दूसरा है कि जो हॉलो ब्लॉक्स आप यूज कर रहे हो फॉर द रिब्ड स्लैब्स के बीच में जो कैविटी है उसको फिल करने के लिए या फॉर्मर्स, दे सुटेबल मटेरियल का होना चाहिए। जनरली क्ले टाइल्स यूज करते हैं फॉर फिलर टाइप। जनरली IS 3951 का पार्ट 1 कोड इसे गवर्न करता है। एंड व्हेन अगर जब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हॉलो ब्लॉक्स आप यूज कर रहे हो लाइक दिस, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, स्लैब की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो दो रिक्वायरमेंट है कि पहली रिक्वायरमेंट ये बर्न्ड क्ले के बने होने चाहिए या कंक्रीट के बने होने चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है इसके एक्सियल डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो स्लैब पे आ रही हैं,
ठीक है, जब ये एक्सिली लोडेड किया जाएगा तो उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है इट शैल बी ग्रेटर देन 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो जब इन स्लैब्स को आप रिब्ड स्लैब के अंदर फिट करोगे और एज्यूम करोगे कि ये हमारे स्ट्रक्चरल जो लोड ट्रांसफर होके आ रहा है टॉपिंग से उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमारा IS 3951 के हिसाब से हमारा उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए एंड जो उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये है कि उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए नेट सेक्शन पे। ठीक है, नेट सेक्शन में आपका जो ये वाला कैविटी है ये हट जाएगा। नेट सेक्शन पे जब एक्चुअली लोड करोगे आप इन डायरेक्शन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द स्लैब इट शुड हैव 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग इसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट बचा हुआ है कि जो रिब्ड स्लैब है उनका जो रिइंफोर्समेंट है उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। ठीक है, तो वो गाइडलाइंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।